Good morning, students. Now we are going to start new chapter, new topic in Pharmacochemistry 1. The topic is antimicrobial and astringent. A very basic, very important topic in pharmaceutical industry in our day-to-day life. You can understand this chapter in Pharmacochemistry 1 also and in Pharmaceutics 1 also. First of all, what are antimicrobial? Antimicrobial, if you can understand from the name, it is against microorganisms. Anti means against microorganism. ऐसे एजेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। अब ये जो आपके एंटी माइक्रोबियल्स हैं, इनको आपने कैसे डिफाइन करना है? इनको हम दो चीजों के रूप में डिफाइन करते हैं। वन इज एंटीसेप्टिक, सेकंड इज डिसइंफेक्टेंट। ये टर्म्स आप लोगों ने रूटीन में सुनी होगी। आप लोग एंटीसेप्टिक वर्ड रूटीन में यूज करते हैं। डिटोल हर कोई यूज करता है, डिटोल के ऊपर लिखा भी होता है एंटीसेप्टिक। डिटोल सोप, सेवलॉन सोप आप लोग घरों में रूटीन में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ डिसइंफेक्टेंट, जो आप फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर अपने घर में यूज करते हो, सैनिटाइजेशन के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं वो डिसइंफेक्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की chemical agents used to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganism। ऐसे chemical agents जिनको हम कहाँ यूज करते हैं? जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए, जहाँ उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक भी और डिसइंफेक्टेंट भी। अब क्वेश्चन ये, यहाँ पे पैथोजेनिक का मतलब क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करे, किसी भी बीमारी को कॉज करे, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैथोजेनिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज होता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर दोनों की डेफिनेशन सेम है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो आपके एंटीसेप्टिक्स हैं उनको आप लिविंग सरफेस के ऊपर यूज करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिटोल है, डिटोल से आप अपना वुंड भी साफ कर सकते हो लिक्विड डिटोल के साथ, ठीक है। और वही डिटोल अगर आप जो ओटी में बात करें, जहाँ आप कह सकते हैं कि स्टरलाइट एरिया में बात करें, उससे आप अपना टेबल भी क्लीन कर सकते हो, उससे आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो एंटीसेप्टिक है उसको आप लिविंग सरफेस के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हो, उसको नॉन लिविंग के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट डिसइंफेक्टेंट? हार्पिक है, उसको आप अपने हाथ पे नहीं लगाते, ठीक है। फिनाइल भी आप अपने हाथ में नहीं लगाते। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर बेसिकली मेंट फॉर इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स। इनएमिनेट मींस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो आपके डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जिनको आप नॉन लिविंग सरफेसेस के लिए, नॉन लिविंग इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स के लिए यूज करते हैं, और एंटीसेप्टिक को आप लिविंग के लिए यूज करते हैं। सेम चीज आप दोनों में भी यूज कर सकते हैं, मतलब सेम चीज, जैसे मैंने आपको डिटोल का रोल बताया है कि दोनों में यूज हो रही है, वो लिविंग में भी यूज हो रही है, नॉन लिविंग में भी यूज हो रही है, बट कंसंट्रेशन अलग अलग यूज होती है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस, यही है कि एंटीसेप्टिक कैन बी यूज ओनली ऑन लिविंग सरफेस बट कैन आल्सो बी यूज ऑन इनएमिनेट ऑब्जेक्ट आल्सो। बट डिसइंफेक्टेंट जो है वो अकेले इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही यूज होंगे। तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी एज कम्पेयर टू एंटीसेप्टिक ज़्यादा होती है। अब ये जो आपके एजेंट्स होते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट है स्पेशली, इनको हम कहाँ यूज करते हैं? इनको हम यूज करते हैं जैसे रूम की फ्यूमिगेशन करनी है, मतलब जैसे कोई पेशेंट कहीं एडमिट हुआ है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज का पेशेंट है, ठीक है। मान लो हॉस्पिटल में इंडोर में कोई टीबी का पेशेंट एडमिट हुआ, ट्यूबरक्लोसिस का। जब वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो जिस रूम से वो गया है डिस्चार्ज होके, उस रूम में फ्यूमिगेशन की जाती है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे किया जाता है और उस रूम को बंद कर दिया जाता है, नेक्स्ट डे उसको खोला जाता है। उसका रीजन क्या है कि जितने भी बैक्टीरिया थे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उस रूम में अगर हैं तो वो खत्म हो जाए, ताकि वहां नेक्स्ट बीमारी का पेशेंट एडमिट हो सके। समझ गया कि ये जो है रूम के लिए, जहाँ वहाँ जो फर्नीचर पड़ा है उसके लिए, जो मैट्रेस है, जो बेड के ऊपर बेडशीट आप चेंज कर देंगे, मैट्रेस तो नहीं आप चेंज करेंगे। तो उन सारी चीज़ों में अगर जो जर्म्स हैं उनको खत्म करने के लिए रूम की फ्यूमिगेशन के लिए आप
आप डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यहाँ स्टरलाइट प्रोडक्ट बनती हैं, वहाँ पे हर टाइम कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो है इनके स्प्रे किए जाते हैं, फ्यूमिगेशन की जाती है डिसइंफेक्टेंट्स की। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारी स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन वर्ड हम फर्स्ट लेक्चर से बोलते आ रहे हैं। स्टरलाइट मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें हम ऑल वाइबल फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जितनी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की लिविंग फॉर्म्स हैं उनको खत्म करना। अब लिविंग फॉर्म्स में क्या आता है? बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगस आते हैं, अमीबा आते हैं, साथ में जैसे बैक्टीरिया आ रहे हैं उनके स्पोर्स भी आते हैं। तो स्पोर्स आप जानते ही होंगे, आपने बायो में पढ़े हैं, रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है। उसमें रेस्ट करते हैं बैक्टीरिया, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए स्टरलाइजेशन में हर तरह की जो उनकी स्टेज होती है लाइफ की, उनको रिमूव करना, ये वो प्रोसेस है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन जो है, जितने आपके इंजेक्शंस हैं, जितने आपके आई ड्रॉप्स हैं, ये सारी की सारी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्टरलाइट प्रोडक्ट मानी जाती हैं। स्टरलाइट मीन्स एक एब्सोल्यूट टर्म, बट कभी भी हम 100% श्योर नहीं होते हैं कि 100% माइक्रोऑर्गेनिज्म खत्म हो चुके हैं। कुछ परसेंटेज हमेशा हमको लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि ये आपको नई राय से नजर नहीं आते हैं, तो थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि कुछ रह भी सकते हैं। अब स्टरलाइजेशन जब आप बात करते हैं, अब यहाँ पे आपको दो वर्ड्स पता होने चाहिए। वन वर्ड इज साइडल एंड सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली इन वर्ड्स का मतलब देखें तो साइडल वर्ड का मतलब है किल करना और स्टैटिक वर्ड का मतलब है प्रिवेंट द ग्रोथ, ठीक है। साइडल का मतलब क्या है? किसी भी चीज को खत्म कर देना, टोटली फिनिश। और स्टैटिक में क्या है? इनहिबिट द ग्रोथ, रोकना, ग्रोथ को आगे बढ़ने से रोकना। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये मैंने देखिए कुछ वर्ड देखे हैं। सबसे पहले है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एजेंट विच किल्स द जर्म्स। जर्म्स तो आप जानते ही है ना, हिंदी पंजाबी में जिसको जीवाणु बोला जाता है, विच कॉजेज डिजीजेस, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हैं, तो जर्म्स को किल करने वाला, जब वर्ड साइड लग गया साथ में, यानी जर्म्स को किल करने वाला, तो जर्मीसाइड मीन्स विच किल्स द जर्म्स। अब आप जानते हैं जर्म्स कितने तरह के होते हैं, उसी तरीके से डेफिनेशन चेंज होती जाएगी। आपको क्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। साइडल मीन्स किल करना। अब देखिए यहाँ हमने लिखा बैक्टीरियासाइड मीन्स विच किल्स द बैक्टीरिया, फंगिसाइड विच किल्स द फंगस, विरुसाइड विच किल्स द वायरस, और अमीबासाइड विच किल्स द अमीबा, ठीक है। हर तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने वाले, तो जिस तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसके साथ आप साइड वर्ड लगा दीजिए। ऐसे जो आपका वर्ड आता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब जैसे यहाँ पे लिखा हमने बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगिस्टैटिक विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस, ठीक है। तो अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होगा कि साइडल वर्ड का मीनिंग क्या है और स्टैटिक वर्ड का मीनिंग क्या है, तो अपने आप आपको डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि जो आपके एजेंट्स होते हैं, जो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, इनको हम इनके यूज के अकॉर्डिंगली हम दो क्लासिफिकेशन में पहले डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टॉपिकल, सेकंड इज इंटरनल एजेंट। टॉपिकल वो एजेंट्स हैं जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, जैसे किसी को जख्म हो गया, चोट लग गई, आप क्या करते हैं? डेटोल से जख्म साफ करते हैं, खून को क्लीन करते हैं, तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक एक्शन जो है वो टॉपिकल है। कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं आप किसी ऐसे एजेंट की, वो भी टॉपिकल एक्शन है जो स्किन के ऊपर है, या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर है। अब दूसरे जो आपके हैं इंटरनल, यानी कि आप पेशेंट को इंटरनली किसी इन्फेक्शन में मेडिसिन दे रहे हो ऐसे एजेंट की, ठीक है। तो इंटरनल एजेंट फिर आगे हमने दो भी क्लासिफाई किए हैं, वन इज सिस्टेमिक, सेकंड इज नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक मीन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टेमिक, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाते हैं, उनको सिस्टेमिक बोला जाता है। और नॉन सिस्टेमिक कौन से होते हैं? नॉन
सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर एक अलग से एक और कोई भी एक ऑर्गन है उसकी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हम उसको यूज करते हैं। जैसे मान GI है, सिर्फ स्टमक की इन्फेक्शन है, उसके ट्रीटमेंट में ही वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो आपके सिस्टम में क्या वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच के अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके दो तरह के एजेंट्स। अब आता है काम कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, आपने कोई भी एजेंट लिया है, मान लो एंटीसेप्टिक लिया है, जब ऐसे मतलब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट लिया है, स्किन के ऊपर काम करना है उसने, तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे। हम किसी भी मान लो एंटीबैक्टीरियल एजेंट हमने लिया, हमारी उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करे। मान लो हमारी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हुई, हमने एंटीबैक्टीरियल एजेंट लिया, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करे। हमारे जो होस्ट सेल हैं, स्किन के और सेल हैं, उनके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट ना हो, जहाँ कोई और केमिकल है उसके साथ उसका कोई भी रिएक्शन ना हो। ये हमारी उससे एक्सपेक्टेशन है। एक आइडियल जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है उससे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली वो बाकी सेल्स को भी नुकसान करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो इतने स्पेसिफिक होते हैं कि सिर्फ बैक्टीरिया को ही खत्म करेंगे, हमारी बॉडी के सेल्स को भी वो प्रैक्टिकली नुकसान कर सकते हैं। स्पेशली जो इनऑर्गेनिक एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है कि जैसे आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया तो ये कैसे काम किया इन्होंने। ठीक है, उसके अलग अलग मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म इज ऑक्सीडेशन, मतलब आपने लगाया तो इसने बैक्टीरिया को खत्म कैसे किया। क्वेश्चन ये है कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे इसने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है कि जो बहुत सारे हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, तो उनके अंदर रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं। उन रिड्यूसिंग ग्रुप्स को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रोटीन होता है बैक्टीरिया, मतलब कोई बैक्टीरिया है उसको इन्होंने ऑक्सीडाइज कर दिया, उसके प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। उससे क्या होगी, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर थी वो अल्टर हो गई, उसकी शेप अल्टर हो गई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि बैक्टीरिया का जो सेल था वो खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको पता ही है ना सारे सेल प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, तो अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, अपीयरेंस उसकी अल्टर हो जाए, उससे ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर शेप उसकी चेंज कर देते हैं ऑक्सीडेशन करके, क्योंकि इनके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन करके ये उसको खत्म कर देते हैं। एक तो ये मेथड है, इसमें एग्जांपल्स हैं हमारी जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मेटल पेरोक्साइड है, परमैंगनेट्स हैं, ये सारे इसी तरीके से खत्म किए जाते हैं। ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट यूज करता है। जैसे आपके घरों में जो वाटर सप्लाई का वाटर आता है, आपको पता होगा वो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आता है। ठीक है, उसके लिए जो कंपाउंड यूज होते हैं मोस्टली इस मेथड से वो काम करते हैं। सेकंड जो है हैलोजिनेशन, हैलोजन जिसमें भी आपको पता है क्लोराइड वगैरह यूज होते हैं, उनके साथ मतलब ये इनके जो बैक्टीरिया के प्रोटीन के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज उसकी जो होती है उसकी क्लोरीनेशन हो जाती है इनके साथ ट्रीटमेंट करने पर। ये देखिए मैंने रिएक्शन लिखा है कि पेप्टाइड चेन है, उसमें H जो है वो निकल गया, H की जगह क्या लग गया, Cl, हैलोजन लग गया। ठीक है, क्लोराइड आयन वहां पे अटैच हो गया। तो हैलोजनेशन से क्या होता है कि जो आप देखिए जब स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की चेंज हो गई, उसकी शेप चेंज हो जाती है अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ गए, पहले में ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म था, सेकंड में हैलोजिनेशन, कोई हैलोजन ऐड हो गया उसमें पेप्टाइड लिंकेज में स्ट्रक्चर में चेंजेस ला दी, H की जगह Cl आ गई। ठीक है, थर्ड आता है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। कुछ आप मेटल छोड़ दीजिए, जैसे एल्कली मेटल छोड़ दीजिए, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल को छोड़ दीजिए, ये दो ग्रुप छोड़ दीजिए, बाकी जितने कैटायन हैं जैसे आपका कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, ये जो कैटायन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों ने जो अपनी छोटी क्लासेस में केमिस्ट्री में लेजेंड्स वगैरह पढ़े होंगे तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, तो लेजेंड जो होता है जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल होता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो वो उस कॉम्प्लेक्स की हेल्प
इफेक्ट के साथ प्रोटीन को ये प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया का जो सेल का प्रोटीन होता है, जब वो प्रेसिपिटेट हो जाता है तो अपने आप जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर जो है खत्म हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये है 3 इसके मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेट। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एंटीमाइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या है? बेसिकली एस्ट्रिंजेंट क्या है? एस्ट्रिंजेंट को भी हम प्रोटीन प्रेसिपिटेंट भी बोलते हैं। तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एस्ट्रिंजेंट कैसे कॉज करता है? बाय ट्रांजिशन मेटल कैटायंस। वही जब भी आपको मैंने बोला कि एल्कली मेटल छोड़ दीजिए या एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सोडियम वाली जो आपकी सीरीज है वो छोड़ दीजिए और कैल्शियम वाली सीरीज छोड़ दीजिए, मैग्नीशियम कैल्शियम उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो है आपके मेटल कैटायन जो है वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। जब वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं तो क्या होता है, अगर आप उनका डाइल्यूट सॉल्यूशन स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के बाद ये क्या करते हैं, श्रिंकेज और फर्मिंग ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। मानो आपने कोई एस्ट्रिंजेंट का सॉल्यूशन अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया तो ये आपकी स्किन के ऊपर क्या करते हैं, स्किन को श्रिंक कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्किन को भी और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी। और यही एक्शन हमारे लिए यूजफुल होता है। हम एस्ट्रिंजेंट्स को अलग अलग जगह यूज करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम लोगों के अगर कोई कट लग जाता है, हम कोई एस्ट्रिंजेंट ऊपर लगाते हैं तो एस्ट्रिंजेंट क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज और स्मॉल ब्लड वेसल्स एट स्टैटिक्स। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे कट लग जाए तो अपने आप ब्लड एकदम से बंद नहीं होता, धीरे धीरे उसका जो फ्लो है वो स्लो होता है। अगर हम कोई ऊपर से एस्ट्रिंजेंट लगा देते हैं तो जो ब्लड का फ्लो होता है धीरे 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 वो स्लो होकर बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है कि जहाँ आपने कट लगा है उस कैपिलरी की जो विड्थ होती है वो मान लो ज़्यादा है, जिससे फ्लो आ रहा है। आपने जब एस्ट्रिंजेंट उसके ऊपर अप्लाई किया तो एस्ट्रिंजेंट ने क्या किया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी विड्थ को कम कर दिया। जब कोई चीज़ कम चौड़ी हो जाएगी तो उसमें से ऑटोमेटिकली ब्लड बाहर आना कम हो जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो ब्लड आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला इसका जो यूज है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रिंजेंट यूज होते हैं। सेकेंड क्या है, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ एक्सुडेट फ्रॉम वुंड एंड स्किन इरप्शंस। कोई जख्म में बहुत ज़्यादा रिस रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें से सिक्रीशन बाहर आ रही है, वहाँ पे भी हम एस्ट्रिंजेंट को स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, उसका पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जहाँ कोई स्किन इरप्शन हो गई है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, बहुत ज़्यादा स्किन जो है इरप्ट हो चुकी है, ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर आएगा, तब भी एस्ट्रिंजेंट लगाया जाता है। तब क्या करता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसको कम कर देता है, ब्लीडिंग रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर जख्म कोई रिस रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उसके से सिक्रीशंस बाहर आ रही है, तो भी उसकी जो वॉल्यूम है उसको कम कर देता है। ठीक है, थर्ड क्या है, एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओड्रेंट्स। जितने आपके एंटीपर्स्पिरेंट हैं, एंटीपर्स्पिरेंट मींस अगेंस्ट पर्स्पिरेशन, पसीने के अगेंस्ट जो आप लोग लगाते हैं, गर्मियों में लगाते हैं आप तो। और डिओड्रेंट, डिओड्रेंट जो अच्छी आपकी बॉडी को फ्रेगनेंस देते हैं। ये कैसे काम करते हैं, आपकी स्किन में पोर्स होते हैं, उनमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड से पसीना बाहर आ रहा होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतनी आपको डिस्कम्फर्ट होगी, तो आप क्या करते हैं, एस्ट्रिंजेंट पाउडर अपने ऊपर लगाते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट पाउडर क्या करता है, वो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनके पोर का साइज, क्योंकि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देगा, पहले वो चौड़ी होगी, जो उनका माउथ होगा वो वाइड होगा, धीरे धीरे उनकी विड्थ कम हो जाएगी, अपने आप आपको जो पसीना आना या पर्स्पिरेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे एक्ट कर रहा है एंटीपर्स्पिरेंट। दूसरा रीजन होता है कि आपकी जो बैड ऑर्डर होता है, पसीने की जो बैड स्मेल होती है, उसको ये कैसे कवर करता है, एज डिओड्रेंट। आप क्या करते हैं, जैसे आपको पता है ये बैड ऑर्डर क्यों प्रोड्यूस होता है, पसीने में फंगस की ग्रोथ होती है गर्मियों में। ठीक है, तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये फंगस को वही प्रेसिपिटेट कर देगा, उसकी ग्रोथ होने नहीं देगा, उससे आपकी बॉडी में से बैड स्मेल नहीं आएगी। और साथ में इसमें हमने कोई फ्लेवरिंग एजेंट डाला होता है, परफ्यूम कोई डाला होता है, तो आपकी बॉडी में से अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। तो ये इस तरीके से 3 तरीके से काम करता है। इसके अलावा हम एस्ट्रिंजेंट्स को, जैसे टैनिक एसिड वगैरह है, उनको हम डायरिया वगैरह में भी देते हैं। तो डायरिया में भी क्या होता है कि डायरिया में देखिए क्या है, डायरिया में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन आ रही होती है बॉडी में से, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है,
तो उसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स और फ्लूइड बॉडी में बहुत ज़्यादा इकट्ठा बाहर आ रहा होता है। तो वहाँ पे भी क्या है, डायरिया को रिड्यूस करने के लिए आप जैसे टैनिक एसिड को दे दिया एज एस्ट्रिंजेंट, तो एस्ट्रिंजेंट वहाँ पे सिक्रीशंस को कम करने की कोशिश करता है, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। ठीक है, इतने सारे एक्शंस हैं एस्ट्रिंजेंट के। अब ये जो आपके एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट, इनको इकट्ठे क्यों पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे एजेंट दोनों काम करते हैं। ठीक है, दोनों क्लासिफिकेशन में बहुत सारे आपके एजेंट्स कवर होते हैं कि ये एस्ट्रिंजेंट भी है और एंटी माइक्रोबियल भी है। तो इन एजेंट्स को आप अलग अलग कंसंट्रेशन में, मतलब किसी कंसंट्रेशन में वो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, किसी कंसंट्रेशन में वो एंटी माइक्रोबियल एक्ट करेगा, किसी कंसंट्रेशन में वो एस्ट्रिंजेंट एक्ट करेगा। तो कंसंट्रेशन वेरी करके आप इनके यूज को भी वेरी कर सकते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको आप जैसे अलग अलग कह सकते हैं कि डोजेस फॉर्म में, लोशन की फॉर्म में, माउथ वॉश की फॉर्म में कह सकते हैं आप, और इस आई लोशन की फॉर्म में, आई ड्रॉप्स की फॉर्म में, ऑइंटमेंट की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में आप इन एजेंट्स को यूज कर सकते हो। तो आपकी बुक में बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट दिए गए हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे है, जैसे ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उसकी एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिंक पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके अलावा क्लोरीनेटेड लाइम। फिर है आयोडीन की प्रेपरेशन, आयोडीन की प्रेपरेशन में आयोडीन सॉल्यूशन, पॉविडोल आयोडीन। फिर है प्रोटीन रेसिपिएंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है या माइल्ड सिल्वर प्रोटीन है। उसके बाद है मर्करी कंपाउंड्स, जैसे येलो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, अमोनिएटेड मर्करी और मर्क्यूरी क्लोराइड। उसके बाद सल्फर और सल्फर कंपाउंड्स, इसमें आता है आपका सब्लाइम्ड सल्फर, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके अलावा बोरिक एसिड एंड बोरेक्स। देन आर्सेनिक कंपाउंड्स में आता है आपका कार्बोसोन, और एंटीमनी कंपाउंड्स में आता है एंटीमनी, सोडियम ग्लूकोनेट। ये सारे कंपाउंड जो हैं आपने एक एक करके अगले लेक्चर्स में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, टोटली मतलब एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किन किन सरफेस पे हम उनको यूज करते हैं, उसके अलावा एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं और एस्ट्रिंजेंट का यूज क्या है। थैंक यू।